तो जिस पीढ़ी ने हमें सिखाया था कि चैंपियन हम बन सकते हैं, जहां से पहली बार हमने वो स्वाद चखा था, वो सुनील गावस्कर हमारे साथ हैं। सबके लिए सनी भाई। लेकिन अगर टीम कभी कभी कुछ टेढ़ा खेल जाती है, कुछ गलती कर जाती है, तो उस कमेंट्री में भी हम उस डांट को सुन लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। और इसीलिए उनसे बेबाक कोई नहीं हो सकता है जब हम चैंपियन से सीखें, चैंपियन बनने के गुर की बात करते हैं। एक चीज़ मैं इस सेशन में हम अलग करेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत ये छोटे फैंस भी आए हुए हैं। ये तीनों जो बच्चे हैं, आपको अगर सवाल पूछना है सनी भाई से, तो आप तीनों को अलाउड है, ठीक है? मन में सवाल सोच लो। डिफेंडिंग चैंपियन डिफेंड कर लेंगे जी बिल्कुल। क्योंकि जो मैंने बाकी टीमों की प्रेपरेशन देखी है, अगर आपने देखा होगा कि अभी अभी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम में पैट कमिंस है नहीं, जॉश हेजलवुड इंजर्ड है, स्टीव स्मिथ को उन्होंने चुना नहीं है, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बड़ी खतरनाक टीम हमेशा साबित होती है, पर उनकी प्रेपरेशन कुछ दिखाई नहीं दे रही। एशेस के जीतने के बाद वो शायद उन्होंने काफ़ी रिलैक्स किया है। पाकिस्तान की टीम तो आप जानते हैं कि कभी ऑन कभी ऑफ होता है। श्रीलंका की टीम भी, हाँ, होम मैचेस होंगे उनके लिए भी, पर उनमें खास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इंग्लैंड की टीम काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है, और अभी अभी हमने देखा कि न्यूजीलैंड की टीम वनडे में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इंडिया के खिलाफ, पर T20 में भारत ने 4-1 से श्रृंखला जीती थी। तो मुझे लगता है कि जो हमने प्रेपरेशन देखी, और मेरे हिसाब से ये 4 सेमीफाइनलिस्ट होंगे, एक इंडिया, एक न्यूजीलैंड, एक इंग्लैंड और एक साउथ अफ्रीका। मतलब एक ही एशियन टीम, आप सेकंड एशियन टीम नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता दूसरी टीम आएगी। मतलब देखिए, क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, और खास करके T20 का जो फॉर्मेट है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। 1-2 ओवर में, 1 ओवर बैटिंग में और 1 ओवर बॉलिंग में पूरा गेम पलट सकता है ये। पर मुझे लगता है कि ये चार टीमें आएगी, और फाइनल इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होगा, और इंडिया जीतेगी। पर ये बाकी टीमों के जब हम कह रहे हैं कि उनमें ये खिलाड़ी नहीं है, हमारी अपनी टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, जो मेनस्टे कहे जाते थे हमारी टीम के, वो भी तो नहीं है। क्या इससे असर पड़ेगा? अब नहीं, असर तो देखिए, ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं उनको रिप्लेस करना तो कभी आसान नहीं बनता, पर जो हमने देखा है, जो युवा खिलाड़ी उनको रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे कि रोहित शर्मा की जगह आज अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहे हैं। नंबर 3 पर अगर ईशान किशन खेलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि विराट कोहली की जगह ईशान किशन खेल रहे। तो जब हम देखते हैं कि रिप्लेसमेंट किस तरह की है, और अक्षर पटेल भी आ गए रविंद्र जडेजा की जगह, तो मतलब उनके जैसा तो काम करना तो बहुत मुश्किल है, पर एडिक्वेट रिप्लेसमेंट है, मोर देन एडिक्वेट रिप्लेसमेंट्स है। और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है अभी अभी, तो उससे तो मुझे लगता है कि जो स्पेक्टेटर्स है, जो फॉलोअर्स है, उनको कमी महसूस होगी इन तीन दिग्गज खिलाड़ियों की, पर टीम को मुझे नहीं लगता कि इतनी होगी, क्योंकि इन्होंने टीम ने मतलब जो एक्सपीरियंस के साथ वो जगह बड़े, मतलब जो होल्स बने थे, वो काफ़ी हद तक उन्होंने फिलअप कर दिए। आपने ईशान किशन का जिक्र किया, और अभी जो इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज़ को हम देखते हैं तो लगता है अधिकांश जो बॉक्सेस है वो हमने टिक कर लिए, पर साथ में एक हेडिक भी ले लिया। संजू सैमसन या ईशान किशन? जी बिल्कुल, ये जो है सरदर्द है ना, वो कोई भी सिलेक्टर है ना, वो प्रेफर करेगा ऐसा सिलेक्टर कि किसको ड्रॉप करे। किसको सिलेक्ट करने का जब सरदर्द होता है तो वो बहुत खतरनाक सरदर्द होता है। किसको ड्रॉप करे का मतलब है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, बहुत सारे रिप्लेसमेंट्स है। मतलब लास्ट मिनट में कहीं इंजरी हो गई, सुबह में कभी कभी होता है कि फील्डिंग प्रैक्टिस के वक्त कोई इंजर्ड हो सकता है, बॉलिंग करते वक्त, या बैटिंग कर रहा है नेट में, बैटिंग नेट में गेंद उछाल लेती है और हाथ पर लग जाती है, उंगली टूट जाती है, तो उस वक्त मतलब आखिरी सेकंड में भी आपके पास रिप्लेसमेंट है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये एक बड़ा सरदर्द होगा। ईशान किशन, हाँ, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा अगर ओपन करेंगे तो दोनों लेफ्ट हैंड ओपनिंग बल्लेबाज होंगे, पर मुझे लगता है कि दोनों लेफ्ट हैंड ओपनिंग बल्लेबाज दोनों तरफ से अगर छक्के मारने लगेंगे तो ऑपोजिशन बॉलर और ऑपोजिशन कप्तान क्या करेंगे, क्योंकि पहले 6 ओवर में जिस तरह से ये 2 खिलाड़ी पहले 6 ओवर में जो गेम मतलब पकड़कर
अपने हाथ में रखते हैं, उसके बाद में जो नंबर 4-5 पर जो खेलने आते हैं, हार्दिक पांड्या 5 पे आएंगे या रिंकू सिंह आएंगे या अक्षर पटेल आएंगे और या शिवम दुबे भी आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, संजू सैमसन अगर अच्छा उनका फॉर्म रहता तो शायद वो पहले ऑटोमेटिक पिक हो जाते। पर उनके क्वालिटी के बारे में कोई दो राय नहीं है। पर जब कभी नसीब नहीं होता, जब कभी फॉर्म ठीक नहीं होता, तो ये अच्छा होता है कि जिसका फॉर्म अच्छा है, जिसका नसीब अच्छा है, उसको मौका दिया जाए। तो आप ईशान किशन को ही जी, प्रेफर बिल्कुल, करेंगे? जी। क्या एक मन में एक ये रहेगा लालच टीम मैनेजमेंट को कि शुरुआती मैचेस यूएसए, नामीबिया, नेदरलैंड्स ये हैं, तो उस समय सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लो सुपर 8 से पहले? नहीं, पहले मैचेस तो जीतने चाहिए। मतलब पहले 2 मैचेस जीतने के बाद शायद आप तीसरे मैच के लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और तीसरी मैच तो हमारी अगर नहीं हो गई वहाँ पे, अगर हमें 2 पॉइंट मिल गए, तो मतलब चौथे मैच के लिए आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट आप क्या करेंगे कि शायद आपके 11 में बदलाव नहीं आएगा, आप 11 की बैटिंग ऑर्डर में शायद थोड़ा सा बदलाव करेंगे। अगर पहले 3 मैचेस में हमारे पहले 4 बल्लेबाज है, उन्होंने 20 ओवर खेल लिए, तो उसका मतलब है कि नंबर 6-7 पर जो खेलने आएंगे उनको मौका नहीं मिला, तो उनको प्रैक्टिस के लिए आप नंबर 3 पर भेज सकते, नंबर 4 पर भेज सकते, जो 22 तारीख की जो मैच होगी। तो मुझे लगता है कि वैसे थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट हो सकती है। अगर उस वक्त भी आप क्वालिफिकेशन पक्की हो गई, तो फिर आप बुमराह को थोड़ा सा आराम दे सकते हैं, क्योंकि बुमराह को आप हाँ 4 ओवर डालने पड़ते हैं, पर फिर भी उसको फ्रेश रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए मैं समझता हूँ कि उनको थोड़ा एक आराम दे सकते हैं। पर जैसा मैंने कहा, इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं ना भारतीय टीम के पास, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा, बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, बॉलिंग में भी कभी कभी थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। आप शायद हार्दिक पांड्या को गेंद नहीं देंगे, आप शिवम दुबे को ज़्यादा 3 ओवर देंगे, 4 ओवर देंगे, तो वैसी थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटेशन हो सकती है। क्या कुछ ऐसा होता होगा कि जैसे अभिषेक शर्मा सेटल्ड एज एन ओपनर, लेकिन ओपनिंग पार्टनर बदलते रहता है मोस्टली? इस बार हो सकता है कि ईशान किशन उनके नए पार्टनर के तौर पर दिखें। 2020 में जब आप ओपन करने आते हैं, जिम्मेदारी भी बड़ी होती है कि आप पूरे 20 ओवर भी उस रफ्तार से निकाल लें। क्या ये एक माइनर इरिटेंट हो सकता है कि आपका दूसरा एंड हमेशा, मतलब आपके पार्टनर्स बदलते आ रहे हैं इतने दिनों से? नहीं, अभिषेक देखिए, आप जब खेलते रहते हैं ना, तो आप ये नहीं सोचते कि दूसरे एंड पर कौन है। आप जब बल्लेबाज का एक माइंडसेट ऐसा होता, मानसिकता ऐसी होती है कि वो सिर्फ गेंद पर कंसंट्रेट करता है, और सिर्फ ये उसको एक जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो होता है कि मेरे पार्टनर की जजमेंट कैसी है सिंगल लेने की। अगर फर्स्ट क्विक सिंगल लेनी है, क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ? क्या वो मैं जब कहूँगा रन वो आएगा, या इधर उधर देखकर ना बोलेगा जिसमें तकलीफ हो सकती है? अगर वो चिंता है नहीं आपके पास, वो संकोच आपके मन में है नहीं, तो फिर आप दूसरे एंड पर कोई भी हो सकता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह की इस समय टीम है, जैसे ये कोर इसका बदल चुका है, पावर हिटर्स भी हैं, आप हमारे ऑलराउंडर्स भी ट्रू ऑलराउंडर्स जैसे दिख रहे हैं, हमारी बॉलिंग जो है उसमें आपको एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज दोनों का कॉम्बिनेशन है। हम क्या कहें कि ये जो टीम है, ये टेलर मेड है एक T20 विन के लिए? बिल्कुल, मेड टू मेजर भी कह सकते हैं, टेलर मेड और मेड टू मेजर। क्योंकि आपको क्या चाहिए, मिडिल ऑर्डर में आपको पावर हिटर चाहिए, जैसे कि आप 10 ओवर, कोई आकर 10 गेंदों में वो कुछ 25-30 रन बना सके। आपके पास हार्दिक पांड्या है, आपके पास शिवम दुबे नंबर 5-6 पर, आपके पास अक्षर पटेल है। आप अगर हर्षित को अगर आप 11 में खिलाएंगे, तो हर्षित भी आकर लंबे छक्के मार सकता है। तो मतलब आपके पास वो एक स्टेपनी जैसी, मतलब अगर आपके पहले कहीं भी किसी मैच में आपके पहले 4 ओवर में आपके 2 विकेटें फटाफट निकल गई, तो आपके पास वो एक कुशनिंग है, एक बैलेंस है। तो ये बिल्कुल मेड टू मेजर टीम है। बॉलिंग में भी आपने देखा है कि, और सूर्य कुमार यादव इतने अच्छे चालाक कैप्टन है कि उन्होंने देखी जिस तरह से रिंकू सिंह को उस दिन 2 ओवरें दे दी, वहाँ पे रिंकू सिंह ने एक विकेट अभी दिला दिया आपको। तो वो जानते हैं कि किस बॉलर को कब ले आना चाहिए, किस एंड से ले आना चाहिए, हवा कहाँ से चल रही है। मतलब हमेशा हम 19वीं या 20वीं ओवर की बात करते हैं, 19वीं और 20वीं ओवर किसको देनी चाहिए। पर जो भी कप्तान होता है वो हमेशा सोचता है पहले कि 19वीं ओवर आपके बेस्ट बॉलर को देते हैं आप, क्योंकि
वो अगर आप डिफेंड भी कर रहे हो या आप पहले पहले बॉलिंग कर रहे हो, आप मैदान में जाते हैं तो फिर आप ये देखते कि हवा किस तरह से चल रही है, कौन सी एंड की बाउंड्री लंबी है, कौन सी एंड की बाउंड्री थोड़ी थोड़ी छोटी है, और उस हिसाब से आप अपने अपने बॉलर को चूज करते हैं। ऑपोजिशन के बल्लेबाज कौन होंगे, ऑपोजिशन के नंबर 5, 6, 7 के बल्लेबाज कौन होंगे, राइट हैंडर होंगे, लेफ्ट हैंडर होंगे, उस हिसाब से भी आपको ये सोचना पड़ता है कि हमें अगर 19वीं 20वीं ओवर देनी है तो मैं किसको दे दूँ। और सूर्य कुमार यादव इसमें बहुत उनकी जजमेंट हमेशा बहुत अच्छी रही है। चालाकी आपको दिखती है उनकी बिल्कुल, कैप्टनसी में। बहुत अच्छी जजमेंट होती है उनकी, बहुत चालाकी से वो या तो राइट हैंडर को ले आएंगे, अर्शदीप को ले आएंगे, या बुमराह को ले आएंगे, या हार्दिक पांड्या को भी ले आते हैं। और बल्ले के साथ भी थोड़ा उनका ट्रबल सब लग रहा है दूर हो रहे हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन इंडियन टीम के लिए। जी बिल्कुल, कोई भी कप्तान, जो भी लीडर हो, अगर वो स्वयं अच्छा करता हो तो फिर उसको जो मतलब कठिन डिसीजन लेने पड़ते हैं कभी कभी, किसको बॉलिंग दे, या मानो कि आपके पास एक बॉलर है जिसका ऑफ डे है और उसको बहुत मार पड़ रही हो, तो उसको क्या उसके पूरे 4 ओवर दे दे कि उसको 3 ओवर पर ही रोके और किसी को दे दे। तो अगर आप खुद रन बना रहे हैं, आप खुद अगर विकेटें ले रहे हैं, तो आप में वो कॉन्फिडेंस बनता है, आत्मविश्वास बनता है कि हाँ मैं ऐसा निर्णय ले लूँगा और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो ये जो रन बने सूर्य कुमार यादव के न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये भारतीय टीम के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब वो इतने अपने आप में भी कॉन्फिडेंस होंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपके रन नहीं बनते तो आप सोचते रहते कि यार मैंने कंट्रीब्यूट नहीं किया, मैं कैसा ये रिस्क ले लूँ क्या। तो उसमें थोड़ा सा आप जब हिचकिचा जाते हैं तो फिर आपका जो डिसीजन होना है वो शायद कभी कभी इधर उधर का भी डिसीजन हो बनता है। सनी भाई, क्रिकेट खेलते हुए उस समय आपने कभी सोचा था एक टाइम आएगा कि 10 ओवर में 200 रन बन जाया करेंगे? नहीं, कभी सोचा नहीं था। हम अभी 20 ओवर में हम 300 350 की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आजकल के जो बल्लेबाज हैं उनमें जो एक काबिलियत है और एक आत्मविश्वास है, वो तो गजब का आत्मविश्वास है। हमने कल देखा होगा, परसों देखा होगा, हमारे जो युवा खिलाड़ी खेल रहे थे अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान ने 310 रन बनाए थे, 50 ओवर की मैच थी, 310 रन बनाए थे। हमारे बल्लेबाजों ने वो 41 ओवर में चेस कर दिया, ऐसा नहीं कि 49-50 ओवर में किया, 41 ओवर में। और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शायद 35 ओवर में भी ये 300 के ऊपर रन बना के मैच जीत सकते हैं। तो ये जो हमारे युवा खिलाड़ियों में एक जो कॉन्फिडेंस है ना, उसी से मुझे तो ये नहीं लगता कि 300 नहीं बनेगा, 300 क्या 350 भी बन सकता है। वाकई मेन टीम के साथ जब आप अंडर 19 को भी ऐसे परफॉर्म करते देखते हैं तो आपको लगता है कि भविष्य बहुत सुनहरा है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। हर टीम, हर दौर की टीम किसी एक अलग ट्रेट के लिए जानी जाती है। एक मोस्टली एक कैप्टन का ट्रेट होता है जो पास ऑन करते हैं पूरी टीम को। इस प्रेजेंट टीम में आपको क्या डिफरेंट ट्रेट दिख रहा है? मुझे एक स्वैगर दिखाई दे रहा है, जो पहले टीम में भी था, पर उससे भी ज़्यादा, उससे भी डबल थोड़ा सा स्वैगर दिखता है। देखिए जब अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी के लिए बाहर निकलते तो आप देखिए उनके पहले वो जाके उनका कुछ प्रोसेस बनता है, वो घुटने टेक कर वो कुछ गेंद को मतलब आँखों को वो यूज टू करने के लिए कुछ करते रहते हैं। फिर ईशान किशन भी जब बल्लेबाजी करने जाते तो जिस अंदाज से बाहर निकलते, मतलब कि कौन है तू यार, मैं जाके आपको दिखाऊंगा, जैसे कि आप आने अरे जो हम जब खेलते थे तो हमारी जो मुंबई की जो ड्रेसिंग रूम थी उसकी भाषा, हम 10 महाराष्ट्रियन थे, दो गुजराती थे, एक पंजाबी था और एक बोरी मुस्लिम, पर हमारी भाषा मुंबई की गुजराती हुआ करती थी, क्योंकि हमारे जो 2 गुजराती खिलाड़ी थे वो जब मराठी में बात करते थे तो मराठी का सत्यानाश करते थे। तो इसलिए हमने कहा भाई हम आपसे गुजराती में बात करें। तो हमेशा मुंबई टीम जब बाहर निकलती थी तो जाने के पहले हमारे जो गुजराती जो खिलाड़ी थे वो ड्रेसिंग रूम में कहते थे, सो तारू मन मा आवी जा मैदान मा, ऐसा करके वो बाहर जाते थे। मैदान में मतलब तेरे मन में क्या है, मैदान में आ जाओ। आज की हमारी टीम है ना वैसे बाहर जाती है, तेरे मन में क्या है, चलो आ जाओ मैदान में। इस
वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले ही फेयर शेयर ऑफ कंट्रोवर्सीज उसके हो गए। बांग्लादेश की टीम पहले हुआ, फिर पाकिस्तान की टीम ने कहा कि हम खेलेंगे ही नहीं इंडिया से। इसका असर आपको टूर्नामेंट पे दिखेगा? क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा है कि हम नहीं खेलेंगे तो देखेगा कौन? नहीं, असर तो नहीं दिखाई देगा। सिर्फ मतलब क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में नहीं, पर सारी दुनिया हमेशा इंडिया पाकिस्तान की मैच देखना चाहती है। जो कॉन्टेस्ट बनता है वो काफ़ी दिलचस्प होता है। बहुत बार वो आखिरी ओवर तक जाता है, आखिरी गेंद तक जाता है, रिजल्ट पता नहीं होता है। तो शायद जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है, क्रिकेट की दुनिया है, उनको शायद वो थोड़ा सा फ़र्क महसूस होगा, पर टूर्नामेंट के लिए मुझे नहीं लगता कुछ होगा। क्योंकि बांग्लादेश की टीम अच्छा खेलती आई है इस पिछले 2-4 सालों में, पर फिर भी चैम्पियन मटेरियल से थोड़ी सी कम है, और पाकिस्तान का तो आप कह नहीं सकते। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि मना किया है उन लोगों ने, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि इंडियन टीम तो ये और वाजिब भी है, ये होना भी चाहिए कि आप ग्राउंड में जाएंगे और सामने वाली टीम पे है कि वो शो अप करते हैं कि नहीं। एक यंग प्लेयर अपने माइंड को कैसे ट्रेन करे इस तरह की स्थिति के लिए, जब उसे पता नहीं कि उसका ऑपोजिशन ग्राउंड में आने वाला भी है या नहीं? फिर भी कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारी टीम जो एक ऐसी टीम है वो अपने आप पर ज़्यादातर कंसंट्रेट करती है। वो अपनी गेम को किस तरह से आगे ले जाए इस पर ज़्यादा ध्यान देती है, और यही होना चाहिए। आपको हाँ बिल्कुल ऑपोजिशन के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि आप उससे तैयार हो जाते हैं कि किस तरह का बल्लेबाज है, क्या कहाँ पे खेलता है, किस तरह की गेंदबाजी करता है, कोई बॉलर होगा, मिस्ट्री बॉलर होगा, तो वो जानकारी होनी चाहिए। पर आप अपने आप पर ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि आपकी जो गेम है वो और एक लेवल पर, ऊपर के लेवल पर मैं कैसे ले जाऊं, और इसलिए आपके ऑपोजिशन के बारे में आप ज़्यादा बहुत हाँ सोचना तो पड़ता है, पर अगर हो या ना हो उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, मुझे लगता है। जो क्वेश्चंस हैं वो रेडी हैं तीनों के? हाँ, कौन पहला कौन पूछ रहा है? वो माइक इनको दीजिए अपना। तीनों एक दूसरे की तरफ उंगली मत करो। आप क्रिकेट खेलते हैं? Yes, I play cricket, but not that in academy. I usually play at home and school. अच्छा। So I am a spin bowler, and sir, my name is Vishesh Gupta. Sir, in the I do not watch the highlights, but I watched the 1983 World Cup from the movie 83. So sir, I just wanted to know that even though in that we saw that you did not score that many runs, but sir, you played a vital role in that team. So sir, how can you say that you helped the team to win? By which role? इतना मुश्किल सवाल आपको कभी मिला था? पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने कहा कि यू डिड नॉट स्कोर दैट मेनी रन्स। No sir, no sir. अरे दैट मेनी क्या, कुछ रन नहीं बनाए मैंने। No sir. मेरी that- टोटल होगी कुछ 80-90 रन मैंने पूरे टूर्नामेंट में किए होंगे। Sir, but you face fearsome bowlers. अरे इसलिए तो जल्दी आउट हो गया ना। Yes sir. नहीं, पर हाँ देखिए हमारी टीम में उस वक्त इतनी अच्छी जेलिंग हुई थी, बहुत अच्छी जेलिंग हुई थी, और जैसे कि आज की टीम में भी है ना, कि जो किसी एक पर निर्भर नहीं थी टीम। अगर नंबर 1-2 पर किसने रन नहीं बनाए तो नंबर 6-7 पर थे, कपिल थे, मदन लाल थे, रॉजर बिनी थे, किरमानी थे। उन्होंने जो पार्टनरशिप बनाई जब हम जिम्बाब्वे के खिलाफ 17 रन पर 5 विकेटें गई थी, तो इन्होंने ही तो कपिल के साथ रहकर, कपिल ने तो 175 रन बनाए, पर उनको दूसरे एंड पर तो कोई टिकना चाहिए था। वो रॉजर बिनी थे, मदन लाल थे, किरमानी थे। तो वैसी हमारी 83 की टीम थी, और इसी की वजह से मैंने रन नहीं बनाए, पर फिर भी जब कोई ड्रेसिंग रूम में चर्चा होती थी, डिस्कशन होता था कि क्या होना चाहिए, तो कपिल सबसे पूछ लेता था। तो उसमें मैं भी कुछ कहता था कि यार इधर से उसको बॉलिंग दे दे, या 4 ओवर के बाद में स्पिनर को ले आना। ऐसी थोड़ी सी चर्चा हो रही थी, तो बस वैसा मेरा कंट्रीब्यूशन था, और कुछ नहीं। और शायद कभी कभी क्या होता है ना, कोई भी एक खिलाड़ी होता है, वो भले अपने आप रन बनाए या विकेट ले, उसका थोड़ा सा नसीब होता है ना, वो सब नसीब मिलके फिर 11 का नसीब अच्छा होता है। नहीं, ये फियरलेसनेस का एक और हम लोग सोचते रहते हैं, सवाल पूछें कि नहीं, नंबर 1, दूसरा ये सवाल पूछें या नहीं। और पहला ही बाउंसर ये तो आने वाली और मतलब
कितनी पीढ़ियों के आगे अभी आना है इन लोगों को। हाँ, क्या नाम हुआ गुड आपका? इवनिंग सर। मेरा मैं पंजाब से आया हूँ, होशियारपुर से, स्पेशली ये इवेंट अटेंड करने। और मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने एक ऐड देखी थी कि रोहित शर्मा सर ने कहा था कि कोई भी ये T20 वर्ल्ड कप अपने होम ग्राउंड पे नहीं जीता है। क्या आपको लगता है इस बार वो जीत पाएंगे, इंडिया टीम, इस होम ग्राउंड पे अपने वर्ल्ड कप? अरे इंडिया ने, आपने देखा होगा कि 50 ओवर की वर्ल्ड कप की बात करें ना, तो 2011 तक किसी होम टीम ने वर्ल्ड कप नहीं जीता था। धोनी की टीम ने जीता ना, वो 50 ओवर्स का था। अब T20 का वर्ल्ड कप सूर्य कुमार यादव की टीम जीतेगी, होम टीम जीतेगी। आपका नाम क्या है? देवादित्य। देवादित्य। Sir, my name is Unique Pandey. यूनिक, वाह, नाम ही यूनिक है। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आप लोग 3 मैचेस हार चुके थे तो फिर आपका मतलब आपकी फीलिंग्स क्या थी कि आप 3 मैचेस हार के भी आप पूरा टूर्नामेंट फिर जीत गए? आप कब की बात कर रहे हैं? 1983। 1983 की। वहाँ पे 3 मैच कहाँ पे हारे? हम 2 ही मैच हार गए। हम 2 ही मैच हार गए। और वो 2 मैच जो भारतीय टीम हार गई, उसमें एक बंदा खेला ही नहीं था, एक प्लेयर। कौन था मालूम है? सर, आप ही थे। हाँ, बिल्कुल। मैं बहुत नसीब की बात कर रहा हूँ ना, नसीब। तो फाइनल में भी तो मैंने 2 ही रन बनाए, पर थोड़ा मेरा नसीब था ना। चलो 2 मैचेस जो भारतीय टीम हार गई, वहाँ पे मैं नहीं था, मेरा नसीब नहीं था। ये 1983 फिल्म बन जाने से मुझे लगता है कि जिनको कभी पता नहीं चलता, देख नहीं सकते, वो सब देख पाए हैं उसको। लेकिन ये नसीब कितना बड़ा फैक्टर होता है सर? देखिए, बहुत बड़ा फैक्टर। तो मैं मेरी करियर की बात कर रहा हूँ। मेरी पहली टेस्ट मैच में मैं 12 पर बल्लेबाजी कर रहा था और मैंने ड्राइव किया ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को, और वो गेंद सीधी सेकंड स्लिप पर गारफील्ड सोबर्स, मेरे हिसाब से सबसे ग्रेटेस्ट क्रिकेटर, उनके यहाँ पे गई, मतलब डॉली कैच, और बाहर निकल गई। और मुझे मौका मिला उससे दूसरी मतलब क्रिकेटिंग ज़िंदगी, और मैंने 50 रन किए और मेरी जगह अगली टेस्ट मैच के लिए मैंने पक्की की। अगले टेस्ट मैच में मैं 4 पर बल्लेबाजी कर रहा था, इस स्क्वायर कट करने गया, गेंद गई वहीं पे सेकंड स्लिप पे गारफील्ड सोबर्स के पास। यहाँ पे उनको लगकर गेंद ऊपर गई, पर पकड़ने से पहले गिर गई। मैंने सेंचुरी मारी। उसके बाद में और भी मतलब बाकी मैचेस में कभी कभी नसीब ने साथ दिया। और 17 साल में भारतीय टीम के लिए खेला। पहली टेस्ट मैच में, उस श्रृंखला की पहली टेस्ट मैच में खेला नहीं था, इंजर्ड था, पर अगर इंजर्ड भी नहीं होता तो मैं शायद नहीं खेलता। मैं बेबी यंगेस्ट टीम में था। तो उस टीम में जयंतीलाल करके खिलाड़ी थे, और वो हैदराबाद के थे। हैदराबाद में उन दिनों में ज़्यादा तौर पे मैटिंग विकेट होती थी, टर्फ नहीं। तो मैटिंग पर गेंद अच्छी तरह से उछाल लेकर आती है, तेज़ी से नहीं पर उछाल लेके आती, टेनिस बॉल जैसी बाउंस। तो वो बड़े अच्छे प्लेयर थे हुक शॉट खेलने में, बहुत अच्छा हुक शॉट मारते थे। पहली टेस्ट मैच में वो बाउंसर आ गया, वो तैयार हो गए, क्योंकि शॉर्ट बॉल था, हैदराबाद की आदत थी। पर वेस्ट इंडीज़ पिच था, किंगस्टन का पिच था, वेस्ट इंडीज़ के 6 फुट 3 के फास्ट बॉलर थे, ताकत। तो गेंद बड़ी तेज़ी से आ गई, पर फिर भी क्योंकि उनको आदत थी बाउंसर खेलने की, वो सिर्फ पीछे हट गए, पर बल्ला ऊपर रह गया। और बल्ले को मतलब फेस कैचिंग प्रैक्टिस देते ना सुबह में, जब आप देखते फील्ड वेल से गई, और सेकंड स्लिप पे गारफील्ड सोबर्स खड़े थे। आप जानते कि लेफ्ट हैंडर थे, उन्होंने राइट को डाइव करके वो कैच पकड़ लिया। उसके बाद में उस टूर पे जयंतीलाल ने सेंचुरीज बनाई। उसके बाद में दो महीने बाद हम इंग्लैंड गए, वहाँ पे काउंटीज़ के खिलाफ भी उन्होंने सेंचुरीज बनाई। पर उस टेस्ट के बाद में वो वापस कभी एक बार भी इंडिया के लिए नहीं खेले। अब उनका नसीब देखिए कि गारफील्ड सोबर्स ने डाइव मार के उनका कैच पकड़ लिया,
मेरा नसीब देखिए कि मेरा इतना सा कैच ड्रॉप किया, तो नसीब बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये भी होता है ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव कहा जाता है। फॉर्चून फेवर द फूलिश ऑल्सो। पर वो अगली बार उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं, इसीलिए है कि एक बार आप बच जाएंगे, अगली बार क्या, अगली बार सिर्फ टैलेंट बच सकता है। जो होम ग्राउंड वाली बात की थी, अब ये कितना रेलेवेंट रह गया है इंडियन क्रिकेट टीम जैसी टीम को, जिसको हर जगह ऑलमोस्ट होम ही ग्राउंड मिलता है, खेल कम से कम क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, रेलेवेंस इसलिए होता है कि आपको पता होता है कि जो पिच, खास करके जो पिच की बात होती है, सपोर्ट के बारे में तो बिल्कुल सही कहा आपने कि आप ऑस्ट्रेलिया जाए, इंग्लैंड जाए, कहीं भी जाए, आपको तो काफ़ी सपोर्ट बनता है। ये तो बड़ी फॉर्चुनेट बात है, बड़ी सौभाग्य की बात है भारतीय टीम की कि उनको सब जगह सपोर्ट मिलता है। पर पिच के बारे में जो जानकारी होती है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस पिच, क्योंकि आप सब जगह खेलते तो आपको पता होता है ब्लैक सॉइल पिच है, रेड सॉइल पिच है, क्या कौन सी पिच है, तो इसके बारे में जानकारी होने से आपको वो एडवांटेज होता है कि आप जान सकते कि क्या पहले, अगर हम पहले बैटिंग करेंगे तो पिच किस तरह से बिहेव करेगी, या अगर 20 ओवर के बाद में हमारी बारी आई तो कैसे होगा। तो ये एक बड़ा एडवांटेज होता है। थोड़ा मौसम भी है, मौसम ड्यू और का भी फैक्टर, उसके बारे में जानकारी होना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। और ये ऐसा टाइम है साल का जब ड्यू सबसे ज़्यादा ट्रिकी फेज में अपने रहेगा। जी बिल्कुल, और इसीलिए जो 7 बजे की मतलब दोनों टीमों के लिए वैसे मतलब ड्यू तो होगा 7 बजे, आप बॉलिंग करने, आप शुरू मैच होती है तो 7 बजे भी आपको ड्यू मिलेगा और 9, साढ़े 9 बजे भी मिलेगा। ठीक है, टेलर मेड या मेड टू फिट, मेड टू मेजर, ये दो चीज़ें हमने कही अपनी टीम के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें होंगी जिनको लेकर हमें बहुत सावधान रहना है, वो चीज़ मैं आपसे समझना चाहती हूँ। और इस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बार फिर वो यूएसए, नमीबिया, नेदरलैंड्स के 3 मैचेस का जिक्र करना चाहती हूँ, जिनको देख के लग रहा है कि अरे ये तो ईजी। उसका कुछ ड्रॉबैक भी है कि आप थोड़ा कंप्लेसेंट या फिर एक बहुत ईजी रास्ते से आप उस नॉकआउट फेज में पहुंच रहे हैं। और इसीलिए मुझे, क्योंकि आपके पास सूर्य कुमार यादव जैसे कप्तान है, वो जो बल्लेबाजी करने जाएंगे उनको बता देंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके पास अक्षर पटेल नंबर 6 या 7, शिवम दुबे 7 पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है, तो ओपनिंग बल्लेबाज या नंबर 3 के जो बल्लेबाज है वो शायद कभी कभी सोच सकते हैं यार नीचे भी है, 20 ओवर की मैच है, हम जाके कुछ भी कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर जल्दी आउट होते हैं तो फिर दबाव तो बनता है। तो उससे सावधान होना चाहिए कि आप उसमें कॉम्प्लेसेंट ना बने कि पहले 3-4 ओवर में आप सोचें कि बहुत बड़ी लंबी बैटिंग ऑर्डर है हमारी, तो मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसी से आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इनके खिलाफ भी, अगर यूएसए के खिलाफ, नमीबिया के खिलाफ भी अगर मैचेस क्लोज होंगी तो अच्छा रहेगा भारतीय टीम के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैचेस होंगी वो इजी विक्ट्रीज ना बने भारतीय टीम के लिए, अच्छी विक्ट्रीज बने जिससे सबको प्रैक्टिस मिले, सबको पता चले कि सबको एक मतलब ट्यून अप सा बने नॉकआउट मैचेस के लिए। अगर कोई और सवाल पूछना चाहता है, क्योंकि हाँ आप पूछना चाह रहे हैं, आपकी ये दाढ़ी नेचुरल है या ऊपर से लगाई आपने, पेंट करके आए हैं आप? हमने देखा है इनको, बहुत सपोर्ट करते हैं, सब जगह आते हैं मैच देखने के लिए। आज यहाँ भी आए। प्लीज अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। सर, शांति प्रिय गोयल मेरा नाम है। मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इंडियन क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए। मैं बारबाडोस में भी था जब मैंने आपके इमोशंस देखे, आपको मैच के ग्राउंड में नाचते हुए भी देखा। तो इस वर्ल्ड कप के जीतने के बाद आप कैसे जश्न मनाने वाले, किस तरीके का डांस हमको देखने के मिलने वाला है? अभी जो तिरुवनंतपुरम में मैच हुई थी, जहाँ पे हमने 4-1 से श्रृंखला जीती, तो मैच के बाद में सूर्य कुमार यादव टीवी के लिए आए थे। तो उस वक्त मैंने उनको कहा था कि 8 तारीख को, मतलब 8 मार्च को मैं सुबह कुछ एक्सरसाइज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इंतज़ार करूँगा कि जब आप ट्रॉफ़ी उठाएंगे, आप रिसीव करेंगे, तब मैं नाचना शुरू करूँगा। वो नाचना मेरा कार्डियो होता है। हाँ, सब लोग, आप लोग कार्डियो करते हो, धनाधन करते हो, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मेरी उम्र ऐसी है। तो थोड़ा बहुत कार्डियो करता हूँ, वो डांसिंग का कार्डियो होता है। तो उसमें आनंद तो होता है, अपने कप्तान को, अपने देश का जो झंडा ऊपर जाता है, बहुत आनंद होता है। तो उससे कभी कभी इमोशन बाहर आते हैं। तो मैंने वही कहा सूर्य कुमार यादव को कि आप सिर्फ वो काम करें, आप ट्रॉफ़ी जीते, बाकी नाच मैं करूँगा।
सर उम्र की बात आपने कर दी, मैंने ऐसा स्पिरिट किसी में नहीं देखा है, ऐसा स्पिरिट किसी में नहीं देखा है जो शुरुआत से लेकर अभी तक, मतलब हम लोग कई दफ़ा थोड़ा बोर्ड बैक, मतलब लेट बैक हो जाते हैं, लेकिन आपसे बात करते ही अचानक लगता है वापस वो एंथुजियाज्म आ गया। देखिए, क्योंकि मैं जो भी हूँ, एक तो जैसा मैंने कहा कि नसीब भगवान की कृपा और इंडियन क्रिकेट की वजह से। तो जब इंडियन क्रिकेट अच्छा प्रदर्शन करती है, जैसे कि हमारी टीम अच्छा खेलती है, तो बहुत आनंद होता है। और जब आपके कप्तान को जो ट्रॉफी, जो उस वक्त आप जो बात कर रहे थे, उस वक्त मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि हमारे कान में जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोलते तो उन्होंने कहा था कि वो प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम पर उनका कैमरा नहीं था। तो हम देख रहे थे वहाँ पे कैमरा यहाँ पे था, पीछे था, हम देख रहे थे प्रेजेंटेशन की बात। तो प्रेजेंटेशन जब रोहित शर्मा के हाथ में जब वो ट्रॉफी दी गई तो इतना आनंद हो गया। तो मैं डांस कर रहा था, तो मुझे ये पता नहीं था कि कैमरा तो ऑन था। तो पर यही होता है ना, मतलब आप जैसे देखिए, आप इतने फॉलोअर्स हैं, आप भी प्रार्थना करते हैं, आप भी मन्नत करते हैं, आप भी सैक्रिफाइस करते हैं कि जब तक विराट कोहली सेंचुरी नहीं मारेंगे तब तक हम रसगुल्ला नहीं खाएंगे। मैं या ये नहीं करते, वाकई सब लोग करते हैं, अपना टोटका होता है, सबका अपना कुछ टशन बनता है कि ये नहीं करूँगा, वो करूँ। तो वो जब आप फिर जब कोई सेंचुरी मारता है या कुछ होता है, तो जो आनंद बनता है ना, वैसा मेरे लिए भारतीय क्रिकेट जब कभी भी अच्छा करती है तो आनंद होता है। और इसीलिए कभी कभी जब भारतीय क्रिकेट टीम अच्छा नहीं करती तो फिर भी मैं बोल देता, अरे सही। सनी भाजी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। खड़े रहिए प्लीज। नहीं, बड़े फैन नहीं हो, बड़े फैन तो ऐसे होते हैं। आप कमाल हैं सच में। थैंक यू। क्रिकेट में तो मेरे पास शब्द आपकी तारीफ़ के लिए कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्टाइल का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आपका एक ऐड आया करता था, नाम लेना शायद यहाँ ठीक नहीं होगा उसका। ओहो, क्या डैशिंग, आप बहुत ही, क्या पर्सनालिटी है आपकी। तो क्या मेरी बैटिंग डैशिंग नहीं थी, इसलिए दूसरी डैशिंग? नहीं, मैं बैटिंग, सवाल मेरा बैटिंग पे होगा, ये तो तारीफ़ कर रहा हूँ आपकी, तो आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ कि आप क्या लगते हैं, आज भी कितने खूबसूरत लगते हैं आप। उस ज़माने में हेयर कलर। आपका कंसंट्रेशन जी। आप जब क्रीज पर होते थे तो आपका अंगद का पैर होता था, कोई हिला नहीं सकता था। दुनिया का तेज़ से तेज़ गेंदबाज, दुनिया का बेहतरीन स्पिनर, आपको आउट करना मतलब सपनों की बात है। क्या वो कंसंट्रेशन, हम लोगों को कुछ टिप्स दीजिए प्लीज़। हमारा तो कंसंट्रेशन ही नहीं है आज की जनरेशन का, कुछ भी हम नहीं कर पाते, प्लीज़। ये तो मैं समझता हूँ भगवान की देन है, बिल्कुल भगवान की देन है। क्योंकि आज भी अगर मैं किसी कमरे में हूँ और कोई पार्टी चल रही है, बहुत सारे लोग हैं, और अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे मतलब आसपास का कुछ ध्यान नहीं होता। ये तो मैं समझता हूँ कि एक भगवान की देन है कि मैं उसको शट आउट कर सकता हूँ। बिल्कुल, जब आप बैटिंग करने के लिए जब मैं बाहर निकलता था तो पहले कुछ 8, 10, 15 कदम क्राउड के बारे में पता होता था कि क्राउड तालियां बजा रहा है कुछ। उसके बाद में जब क्रीज पर पहुंचता था और अंपायर से पूछता था गार्ड के लिए, लेग स्टंप के लिए, उसके बाद में एक जो कंसंट्रेशन होता था ना, उससे कभी कभी नॉन स्ट्राइकर का भी मुझे पता नहीं बनता था। तो ये तो मुझे लगता है कि ये ऊपर वाले का ही नहीं, आपने इसीलिए इजीली कह दिया था जब मैंने पूछा था कि अभिषेक के पार्टनर्स चेंज होते जाते हैं ओपनिंग के, तो कैसे। लेकिन मुझे तो ज़्यादा सरप्राइजिंग वो लगता था जब उस समय के फास्ट बॉलर्स, मुझे लगता है कोई तुलना में आज नहीं है, उसके सामने आपको हेलमेट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। नहीं, वो तो बात सीधी है कि अंदर कुछ नहीं आपका था। नहीं, अंदर कुछ नहीं था तो हेलमेट काहे को पहने। अरे जी शान पूछ लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा लोग पूछ सकें, कोशिश कर रहे हैं। सनी सर, ये जो लेजेंड लिखा ना, इसके साथ में 2 पिक्चर जो आपकी हैं, इसने मुझे याद दिला दिया। अभी मैं श्याम शर्मा हूँ, डायरेक्टर दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन।
तो अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच था, तो एक तरफ मेरी ब्रायन लारा बैठे थे, दूसरी तरफ विवियन रिचर्ड्स थे। तो उन्होंने दो बातें कही विवियन रिचर्ड्स ने। एक तो उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट को जिंदा कर दिया था, और दूसरा उन्होंने कहा कि द बेस्ट क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर इज नॉट हिम एंड नॉट सचिन तेंदुलकर, इट्स सनील गावस्कर। And he said, why? So he told me, have you seen Joel Garner, Malcolm Marshall, Andy Roberts, Michael Holding? I said, yeah. I remember 1985 when he lost to you. To face them without helmet for a man of 5 feet 5 inch was amazing. जिगरा चाहिए। जिगरा चाहिए। तो ये दोनों फोटो ने मुझे आज वो याद दिला दिया कि कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम दैट पर्सन। सर कैसा लगता है उस टाइम वो जो बॉलर्स थे, वो क्वेश्चन है मेरा, कि इतने डेडली थे वो, उनकी हर बॉल ऐसे लगती थी ये सर पे लगेगी। हाउ यू टैकल ऑल दैट सर? वो तो बड़ी चैलेंज थी ना, कि इनके खिलाफ आपका कंसंट्रेशन 100% से भी ज़्यादा होना चाहिए था। आपका कंसंट्रेशन इधर उधर हो गया तो आप आउट भी हो सकते थे, आपको इंजरी भी हो सकती थी। तो उससे कंसंट्रेशन जो की ज़रूरत थी वो जैसा मैंने कहा कि जब मैं क्रीज पे जाता था तो मतलब आसपास का मुझे कुछ ध्यान नहीं होता था, और वही हुआ जो एक चैलेंज बनती थी। तो उससे आप ये भी सोचते थे कि हमें दिखाना है कि क्योंकि उसके पहले भारतीय क्रिकेट और भारतीय बल्लेबाजों के बारे में कई सवाल उठाए जाते थे कि फास्ट बॉलिंग के खिलाफ, फास्ट बॉलिंग खेलना नहीं चाहते वगैरह। तो वो गलत साबित करना था मुझे, और इसीलिए जो उनके खिलाफ जो चैलेंज बनती थी वो बड़ी दिलचस्प हुआ करती थी। कभी कभी काफ़ी मार खानी पड़ती थी उंगलियों पर, थाई पैड पर, कभी कभी रिब्स पर उससे मतलब और भी मतलब एक डिटर्मिनेशन मतलब डबल हो जाती थी कि नहीं, आउट नहीं होना है, मार लग गई ठीक है मैं यहीं पे खड़ा हो जाऊँगा। एक बार मुझे पता है कि मैल्कम मार्शल ने मुझे यहाँ पे मारा, स्कल कैप वगैरह कुछ नहीं पहना था मैंने, सिर्फ यहाँ पे मारा, और 12th मैन आ गए, बर्फ़ वगैरह लेके आए, और मैंने उनको जो गाली दी है कि मुझे ये दिखाना था कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। और दूसरी बात थी कंसंट्रेशन भी। आप देखेंगे कि कभी ड्रिंक्स होते हैं, ड्रिंक्स इंटरवल होता है, तो उसके बाद में विकेट निकल जाती है, क्योंकि 12th मैन वगैरह जो आते हैं कभी कभी जो बातें करते हैं आपके साथ, कभी मजाक होता है, तो उससे जो आपका कंसंट्रेशन होता है वो थोड़ा सा चल विचलित हो जाता है, तो उसके बाद में फिर आउट हो सकते। तो मुझे वो नहीं चाहिए था। मुझे पता है कि जब मुझे गेंद लग गई और गेंद यहाँ पे लगकर बिल्कुल सामने ही गई थी, तो विव रिचर्ड्स भाग कर आया सेकंड स्लिप से, और देखा दूर था, इतनी दूर से मुझे पूछा मतलब ठीक है, तो मैंने कहा हाँ, और उन्होंने कहा यू आर मेड ऑफ स्टील मान, यू आर मेड ऑफ स्टील मान करके, और चले गया। पर उसके अगली गेंद को मैंने चौका मारा, स्ट्रेट ड्राइव मारा, तो वो मुझे दिखाना था कि हाँ आपने इंजरी करी है पर फिर भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता। जी पीछे वो पहले बोले थे। हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते Sir, first time I saw you in Firozshah Kotla in 1983 playing against Malcolm Marshall. You pulled consecutive balls to the fore, and then Clive Lloyd moved Vivian Richard from slip to long on. I remember that. Since you play bouncer well, I'll put one googly to you. Under your captaincy, we won Benson and Hedges Cup. Under Kapil Dev, we won World Cup 83. Now, who was the better captain among both of you? गुगली है सर। हाँ बिल्कुल, बाउंसर नहीं है। बाउंसर तो आप खेल लेते हैं। बाउंसर तो आप मारते हैं। थैंक यू। अगर कपिल यहाँ पे होता तो और भी मज़ा होता ना। सच पर में। मैं ये कहूँगा कि कपिल वॉज द बेटर कैप्टन, क्योंकि उन्होंने 85 टीम को दिखाया किस तरह से 50 ओवर्स का गेम खेलना चाहिए। तो 83 में हम जीते थे, और जो वहाँ से हमने सीखा, मैंने सीखा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि कपिल वॉज द बेटर कैप्टन। बड़प्पन है सर आपका।
हेलो सर, मेरा नाम मोहम्मद तौकीर आलम है जी। सर। मैं जिस तरह से बात हो रही थी आपके कमिटमेंट की, आपके बॉडी लैंग्वेज की, और इस उम्र में भी जिस प्रोफेशनल के प्रति आप इतना ईमानदार हैं, जैसा कि हमारे रेस्पेक्टेड सईद सर बात भी कर रहे थे, मैं थोड़ा सा ऑफ द फील्ड आपके वो जानना चाहता हूँ। मैंने आप ही के साथी कमेंटेटर से ये सुना कि जिस कोविड में भी ये T20 क्रिकेट पोस्टपोन्ड हो गया था, उस कोविड में भी आप ऑस्ट्रेलिया गए थे और आपने बतौर कमेंटेटर्स अपनी प्रोफेशनल्स को मतलब वजूद में लाया था और आपने कमेंट्री की थी। सर, ये कमेंट्री के प्रति आपकी इतनी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी कैसे हो जाती है इस उम्र में भी, और लगातार करते रहते हैं? थैंक यू। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मैं जो भी हूँ भारतीय क्रिकेट की वजह से हूँ। तो भारतीय टीम जब भी कहीं भी खेलती है, और अगर मेरा सौभाग्य है कि मुझे कमेंट्री करने का मौका मिले, तो फिर वहाँ पे जाकर मैं बिल्कुल उसी में मतलब मेरा ध्यान उसी में रहता है। और फिर वहीं से तो मुझे मतलब एक प्रेरणा मिलती है कि वो इतना प्रयास कर रहे हैं, वो इतना कष्ट ले रहे बाहर धूप में। हम एयर कंडीशन बॉक्स में बैठे हैं, तो एयर कंडीशन बॉक्स में हमें भी इस तरह की कमेंट्री करनी चाहिए, इस तरह की दिखानी चाहिए, एनर्जी दिखानी चाहिए, जिससे मतलब जो सुन रहे, जो देख रहे, उनको भी अच्छा लगे। सर, मेरा नाम फैसल इमाम है। मेरा क्वेश्चन आउट ऑफ फील्ड है कि अभी हाल ही में माही सर ने इंटरव्यू दिया जतिन सप्रू सर के साथ कि एज डजंट मैटर। मैं कोहली सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 2028 के वर्ल्ड कप में रोहित और कोहली सर खेल पाएंगे आप? ये कोई आउट ऑफ द फील्ड क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल फील्ड से बाहर करने वाला क्वेश्चन है आपका। वो तो अभी 1 साल की बात है, बिल्कुल खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे? सॉरी, 27 हाँ 7 1.5 साल की बात है, बिल्कुल खेलेंगे। अभी देखिए उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रह चुका है, तो क्यों नहीं खेलेंगे? और उनके पास इतनी एबिलिटी है, भले मतलब वनडे मैचेस 4-6 महीने के बाद हो, वो तो प्रैक्टिस करते रहेंगे और बिल्कुल खेलेंगे। बिल्कुल खेलना चाहिए, क्योंकि जितना अनुभव हो टीम में, मतलब यूथ और एक्सपीरियंस का जब मिलन होता है तो टीम के लिए अच्छा रहता है, तो बिल्कुल खेलना चाहिए। ठीक है, जल्दी हम एक ब्रिगेडियर उपमन्यु पूछना चाह रहे हैं, पहले उनको देंगे हम। बस नहीं, वो नेक्स्ट गेस्ट का स्टार्ट होना है ना। सनी पाजी को यहीं रख लें हम लोग। सनी भाई यहीं बस सवाल के जवाब। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्रिकेट के बारे में तो बहुत सवाल पूछ लिए और क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं आपका जी। एक पर्सनल छोटी सी पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको हमने छोटे से होते हुए देखा है फील्ड पे, जिस तरह इन्होंने बताया अंगद का पाँव है, कंसंट्रेशन, बहुत सीरियस रहते थे आप जब हमने क्रिकेट में आपको देखा। आफ्टर क्रिकेट जो आप कवरेज करते हैं, कमेंट्री करते हैं, देखा एक बहुत जोवियल इंसान है। तो ये क्या आफ्टर क्रिकेट हुआ या उस वक्त भी थे बट हम लोगों को नज़र नहीं आते थे? आपको नज़र नहीं आया क्योंकि ये जो आपको बताऊं कि इंडिया के लिए खेलना मेरे लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब था जी। तो उसमें मैं लाइट हार्टेड नहीं बन सकता था। पर अगर आप मेरे जो टीममेट्स हैं, अगर आप पूछेंगे तो मैच के बाद में शाम को मतलब जो मुझे ऑन द फील्ड देखते थे, ऑफ द फील्ड मेरा बिल्कुल अलग सा रूप था। तो हमारी टीम में कुछ जोकर्स भी थे, जैसे कि संदीप पाटिल, श्रीकांत, मदन लाल, वो जोकर्स थे। तो अगर किसी मतलब हमारे टीम में और एक आधा प्लेयर जो होता था जिसके पीछे हम पढ़ते थे, मतलब होना ही है ना किसी को, जैसे कि हम बोलते हैं बकरा बनाना है, वो बकरा बनाने के लिए तो क्या करना है, वो डायरेक्टर मैं था, एक्टर्स वो थे। मतलब अगर यहाँ पे हमारे ड्रेसिंग रूम में अगर मानो ये एक मसाज टेबल था, तो मसाज टेबल पे सामने मतलब अगर 100 बैटें रखी है ऑटोग्राफ्स के लिए, पूरी टीम की ऑटोग्राफ के लिए, उसमें इस खिलाड़ी की भी बैट रखे कि उस खिलाड़ी के मतलब बैट के फेस पर सारी ऑटोग्राफ हो। फिर वो देखे अरे यार मेरे बैट पर उन्होंने सबने सिग्नेचर कर दिए, तो वो बोलते थे आप उस बैट पर कुछ लगा दे। तो डायरेक्शन मेरा था, मैं डायरेक्टर था, एक्टर्स अलग थे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सनी भाई, सारे सवालों को एंटरटेन करने के लिए। मुझे लगता है एक अलग एक्सपीरियंस सबके लिए रहा ये सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।